हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने ये 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू की हुई थी और इसका ये हमारा 4th चैप्टर है। इसके अंदर ये वाला टॉपिक है मुगलों के अन्य जो शासक थे उनके साथ में कैसे संबंध थे, यानी कि उन्होंने कैसे युद्ध के दौरान या कैसे कोई कंडीशन हुई जिनसे दूसरे जो राज्य थे उनको अपने शासन में मिलाया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसी दौरान जो मुगल हैं उनके दूसरे जो शासक थे उनके साथ में कैसे संबंध हमें देखने को मिलते। इस टॉपिक पे हमने जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हम टॉपिक शुरू करेंगे मनसबदार और जागीरदार। पिछले कुछ टाइम से क्या हुआ कि हमारी जो क्लासेस है वो नहीं हुई है, तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल एग्जाम वगैरह का टाइम है, तो जिसके कारण नहीं हुई है। और अभी से हमारी क्लासेस 100% रोज हुआ करेगी। तो अभी आप मतलब क्लासेस को सही ढंग से ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। आपको पता ही है इस चैनल के ऊपर अगर कोई भी कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेरी पेश करता है, बताता है, तो उसका सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। आज का हमारा टॉपिक देखो क्या है, मनसबदार और जागीरदार। अब 1-2 दिन का टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद में एक हमारी स्पेशल क्लास हुआ करेगी जो कि सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर बेस हुआ करेगी, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और ये आप सोचना कि आपको उस क्लास को, जैसे ये क्लास आपके लिए मस्ट है, आपको पता ही है सीटेट एग्जाम आसान है। क्यों? क्योंकि सीटेट एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीटेट एग्जाम सबसे मुश्किल एग्जाम भी है। क्यों? क्योंकि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट एग्जाम के अंदर, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। जैसे जैसे साम्राज्य में भिन्न भिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की मतलब तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ में उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों को, अफगान राजपूतों को, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित करना शुरू कर दिया था। मुगलों की सेवा में आने वाली जो नौकरशाही थी उसके लिए कौन से नाम का यूज किया जाता है, तो उसके लिए इन्होंने मनसबदार नाम का यूज किया है। किस नाम का यूज किया है? जो वहां पर काम किया करते थे उनके लिए उन्होंने मनसबदार शब्द का प्रयोग किया है। मनसबदार शब्द का प्रयोग मनसबदार शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि सरकारी हैसियत अथवा पद मिला हो, यानी कि जिन्हें कोई क्या है सरकारी पद मिला होता था, उनके लिए किस चीज वर्ड का यूज किया जाता था, तो उनके लिए मनसब शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यह मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए में पद, वेतन और सैनिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। जो श्रेणी व्यवस्था होती थी वो क्या काम करती थी, तो वो पद डिसाइड करने का काम करती थी, उनका वेतन डिसाइड करने का काम करती थी, और सेना के अंदर उनकी जो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनकी जवाबदेहिता उत्तरदायित्व जो थे उनको भी तय करने का काम कौन करती थी? श्रेणी ही उनको भी तय करने का काम कौन करती थी? तो उनको भी तय करने का काम कौन करती थी? श्रेणी ही किया करती थी। ठीक है, और पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर होता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए ले जाते थे और वे अपने सैनिकों को घोड़े को दगवाते थे। ठीक है, यानी कि घोड़े को दबाने का मतलब क्या होता है, जो घोड़ा होता था उसकी पीठ के ऊपर एक स्टैंप लगाई जाती थी, वो एक मार्क होता था, ये घोड़ा इस राजा का है। और मतलब जैसे उस घोड़े के बारे में वो एक जैसे क्यूआर कोड स्कैन करते ना, उस तरह का कोई सिस्टम हुआ करता था ये। इसे घोड़े को दगवाने की प्रथा का नाम दिया जाता है। सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इस कार्यवाही के बाद में उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपने राज्य अपना
वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में ही पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता है। जागीर किसे कहा जाता है? मनसबदारों को उनका वेतन कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाता था कि उनका 10,000 वेतन है तो उनको कैश 10,000 रुपए दे दिए, बिल्कुल नहीं। उनको जो भूमि जहाँ से अच्छी खासी कर मिलता था ना, जिस भूमि से, वो भूमि उनको दे दी जाती थी। उनसे जो कर मिलता था वो उनकी इनकम का एक सोर्स होता था। वो उनकी इनकम का ये क्या होता था? सोर्स होता था। ये नहीं है कैश के रूप में उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों में नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे, और उनके पास में अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकरों के द्वारा एकत्रित किया जाता था। एक यहाँ पर पॉइंट आया है जात के बारे में, यानी कि जिसकी जात जितनी बड़ी होती थी ना, उसको वेतन उतना ही बढ़ा दिया जाता था। कहने का मीनिंग क्या है कि जितने भी सैनिक अधिकारी होते थे या सेना में जो भी अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, या जो भी व्यक्ति सेना में काम कर रहा था, उन सभी को उनका वेतन कैसे दिया जाता था? उनके जात के आधार पर वेतन होता था। जितनी जात उच्च होती थी उतना ही वेतन जो होता था वो भी ज्यादा दिया जाता था। देखो क्या है जात की श्रेणियां, देखो 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 वाले अभिजातों से, यानी कि अगर किसी की जात संख्या 5,000 है, उसका जो उत्तरदायित्व था या उसका जो क्या है रिस्पेक्ट होती थी साम्राज्य में, वो 1,000 जात वाले के कंपैरिजन के अंदर क्या थी? ज्यादा होती थी। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 की जात के पदवी के थे। औरंगजेब के शासन तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 69 रह गई थी। क्या मतलब क्या है इसके अंदर? यानी कि जिसकी जात जितनी बड़ी होती थी उसके पास में उतने ही अधिक अधिकार, या फिर हम कह सकते हैं उसका शासन व्यवस्था के अंदर जो दबदबा था वो उतना ही ज्यादा, उतना ही वो कहे शासन व्यवस्था के अंदर उसका दबदबा जो था उतना ही ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट देखो कि वो राजस्व को इकट्ठा करवाने के लिए क्या रखा करते थे? तो अपने पास वो नौकर रखते थे राजस्व इकट्ठा करवाने में, जबकि वे सवै देश के किसी अन्य भाग में सेवारत होते थे। यानी कि किसी एक काम को करने के लिए उन्होंने नौकर रख लिया कि ये जो एरिया है यहाँ से राजस्व इकट्ठा करने का काम इस सेनापति की तरफ से इस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और लेकिन वो खुद एक बड़ा सेनापति है, बड़ा अधिकारी है साम्राज्य के अंदर, तो वो किसी दूसरे जगह पे जाके अपना काम कर रहा होता था, जो शासन व्यवस्था के लिए कर वसूलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कोई काम। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आंकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। और औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम हुआ करता था और मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि जो लोग थे सेना के अंदर या शासन व्यवस्था के अंदर, तो वो लोग काफी, उनकी संख्या काफी बढ़ती जा रही थी दिनों दिन। इसके कारण क्या है उनको मनसबदारों को भी अपने वेतन के लिए काफी वेट करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी आई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकते हैं कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना भी करना पड़ा था। यानी कि जो औरंगजेब था वो इस पूरी सिचुएशन के ऊपर अपना एक अच्छा कंट्रोल नहीं बना पाया था, जिसके कारण भी इनको कई सारी समस्याओं का सामना मतलब करना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है जपत और जागीरदारों, यानी कि वो कैसी चीजों के ऊपर अपना हक जताते थे, वो कैसी चीजों को अपने अंडर कर लेते थे, और ये जागीरदार जो होते थे क्या काम करते थे ये जागीरदार, इस टॉपिक में ये है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख जो साधन था वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या फिर स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त माध्यमों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री
टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करना। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। यानी कि उन्होंने धीरे धीरे क्या काम शुरू किया, राजस्व जो होता था उसको मतलब डिवाइड करने का उन्होंने काम शुरू कर दिया था कि अगर हम राजस्व को डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सही ढंग से ज्यादा काम करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया है। राजस्व प्राप्त करने की जो क्या है, राजस्व प्राप्त करने की जो ये व्यवस्था थी उसे किसका नाम दिया गया, जपत का नाम दिया गया। यानी कि जो राजस्व इकट्ठा कर लेते थे अपने पास में। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते हैं। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ में मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब जो ये इसमें तो ये बताया है कि क्या जपत होता है और जागीरदार कैसे क्या काम करते थे। ठीक है, अब जो ये टॉपिक है नेक्स्ट वाला, इसमें अकबरनामा और आईन ए अकबरी जो ये दो बुक है उनके बारे में बताया है। ठीक है, अमीर खुसरो की, अबुल फजल जो है उनके द्वारा लिखी गई है एक। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्द के अंदर यानी कि 3 अलग अलग बुक बनाई इसकी, जिसका शीर्षक पूरी कंबाइंड बुक को क्या नाम दिया गया, अकबरनामा नाम दिया गया। पहली जिल्द में, पहली यानी कि बुक में अकबर के शासनकाल के पहले के बयान है। दूसरी में जो अकबर के शासन में आने के बाद में जो घटनाएं हुई, जो भी चेंजेस हुए, तो उन चेंजेस के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, और तीसरी जो थी जिसे आईन अकबरी का नाम दिया गया है, इसमें अकबर के प्रशासन का, घरानों का, सेना का, उसका राजस्व है, साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा, यानी कि साम्राज्य जो था उसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ पे लगती थी, कितना उनका साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। इसमें समकालीन भारत की लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय वितरण करना। तो ये आप ध्यान में रखना कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा बुक लिखी गई थी, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, उसको 3 पार्ट के अंदर लिखा गया था। ये पहले पार्ट में अकबर के शासन में आने से पहले की जो चीजें थी उनके बारे में बताया है। दूसरे में अकबर के शासन में आने के बाद जो चेंजेस हुए वो बताया है। और तीसरे के अंदर क्या बताया है कि जो अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या चीजें की, कैसा उनका राजस्व संग्रह था, उनका साम्राज्य विस्तार क्या था, वहां पर भौगोलिक स्थिति कैसी थी, उनके वहां पर मतलब कर व्यवस्था क्या थी, या उनका जो सेना जो है उनको कैसे उन्होंने यूज किया हुआ था, सेना का डिवीजन कैसा था, उनके प्रशासन की जो छोटी छोटी चीजें थी, वो थर्ड जो पार्ट था इसका अकबरनामा का उसमें लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम में ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछे भी जाते हैं। अकबर की नीतियों को एक नजदीक से देखना, यानी कि अकबर जब शासन में बैठा तो अकबर ने किस प्रकार की नीतियों को फॉलो किया। देखो क्या है, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें क्या नाम दिया गया, सूबा नाम दिया गया है। इन सूबों के ऊपर कौन होता था, सूबेदार होता था, जो कि एक राजनीतिक पद है। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते हैं, जो कि राजनीतिक सैनिक दोनों प्रकार का ही पद है सूबेदार का।
प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे क्या नाम दिया गया? प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जिसे दीवान का नाम दिया गया है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार जो होता था, उसे अपने साथ में कुछ अन्य जो अफसर होते थे, उनकी भी क्या होती थी? जरूरत होती थी। जैसे कि क्या है, बख्शी क्या होता था? सेना जो सैनिक वेतन अधिकारी जो होता था, वो बख्शी है। सदर एक धार्मिक और धर्मार्थ कार्य के लिए किए जाने वाले कार्यों का मंत्री है। फौजदार सेना नायक है। और कोतवाल जो है नगर पुलिस अधिकारी जिसे कहा जाता है, ये मतलब राजस्व बनाने के लिए इन सभी जो अधिकारी होते थे उनकी भी हेल्प लेता था, फिर राजस्व तैयार होता था। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव ये नहीं है, ये एक स्टोरी है। नेक्स्ट आप यहां से देखो ये टॉपिक क्या बताया है। तो अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व पर खर्च भी कर देते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे और साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा ब्राह्मणों और जेसुइट पादरियों जो कि रोमन कैथोलिक थे, जरसुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ में धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं कहाँ पर होती थी? इबादत खाना एक वो स्थान था जहां पर धर्म के विषय के ऊपर जो भी चर्चा होती थी वो यहाँ पे होती थी। अकबर की रुचि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के धर्मों रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक नीति और मंदता पर बल देता है, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच में विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या फिर स्वतंत्र शांति के विचार की ओर ले गए और सहिष्णुता की यह धारणा भिन्न भिन्न धर्मों के न्यायियों के बीच में अंतर नहीं करती थी। यानी कि ये क्या करते हैं? तो ये सभी को एक समान मानने के विचार का बल करते हैं। अपितु इसके अंदर देखो क्या है, अपितु क्या है, इसका जो केंद्र बिंदु है, अपितु क्या बताया है इसके अंदर कि इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो स्वतंत्र लोगों की द्वारा की लागू की जा सकती थी। स्वतंत्र मतलब कि उसको एक इंडिपेंडेंस वे में उसको लागू कर सकते थे, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी मदद की। ये सुलह-ए-कुल का एक विचार दे रखा है, तो क्या विचार है इसमें? ये तो करने की कोई जरूरत नहीं है विचार, क्योंकि ये इसमें जो विचार है वो सुलह-ए-कुल के अंदर यही विचार था कि हमें सभी धर्म जो है, अलग-अलग धर्म है, उनकी शिक्षा क्या है? तो उन सभी धर्मों की शिक्षा एक ही समान है और हमें सभी धर्मों को ही मान सम्मान देना चाहिए, सभी धर्मों को बढ़ावा देना चाहिए। यही था ये सुलह-ए-कुल का विचार। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात में मुगल जो साम्राज्य था वो कैसा है? मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई, क्योंकि उनका शासन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो अच्छा चल रहा था। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसे कह धनी देश बताया जैसे कि किसी कहानियों में वर्णित होता था, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ में मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें यह पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे कुल 8000 में से 445 थे, जो कि हायर पोस्ट के ऊपर थे। टोटल 8000 है, उसमें से हायर पोस्ट के ऊपर 445 है। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6%, 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5 इसे 61.5% कहा जाता है। 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था।
मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, यानी कि वो जितना कलेक्ट करते थे धन, वो उतना खर्च भी ज्यादा करते थे, क्योंकि वे वस्तुएं और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों, शिल्पकारों के पास में निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह और व्यापारी महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन और संपदा संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ने लगी, वैसे वैसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए थे। इसमें से कुछ ने वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, और इसके बारे में हम 10वें अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि जैसे जैसे जो शासन था वो अपने पतन की ओर जा रहा था ना, वैसे वैसे उनके अंडर जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे शक्तिशाली होकर, धीरे धीरे शक्तिशाली बनकर अपने लिए एक अलग साम्राज्य, एक अलग राज्य व्यवस्था को शुरू कर दिया था उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि राज्य जो है वो पतन की ओर जा रहा है, ये साम्राज्य, तो उन्होंने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये राजा और रानियों के बारे में बता रखा है, तो इसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट कहानी नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाए। और हमारा ये चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है, कल हम 5th चैप्टर को शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लासेस जो है वो अच्छी लगती हैं, सही ढंग से पसंद आ रही हैं, अच्छे मतलब बढ़िया तरीके से आपको आपको एनसीईआरटी जो है वो टॉपिक टू टॉपिक समझ आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी क्लास नई अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप टाइम टू टाइम अपनी जो क्लासेस है वो कंप्लीट कर चुके। कुछ दिनों से पहले हमारी क्लासेस मिस हो चुकी हैं, लेकिन अब आगे कोई क्लास मिस नहीं होगी। हम जल्द ही हमारा ये जो हिस्ट्री का और सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है 8th क्लास का रहा है हमारा मेनली, ये कंप्लीट करने के बाद ही हम क्या करेंगे, जो ज्योग्राफी है वो शुरू करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर यूं नहीं है कि अगर मैं आपको 6th क्लास का पढ़ाऊं पहले, फिर 7th क्लास का, फिर 8th क्लास का, ये नहीं है। अगर एक टॉपिक है किसी भी बुक के अंदर, वो अलग अलग दे रखा है थोड़ा थोड़ा, कि जैसे सौरमंडल के बारे में कुछ 6th क्लास की बुक में है, कुछ 7th में है, कुछ 8th में दे रखा है, तो मैं आपको वो अलग अलग ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा अगर अलग अलग करवाया भी जाता है। तो उसके लिए क्या है, हम एक ही क्लास लेंगे, उसमें वो हमारा पूरा टॉपिक जो है जितना भी उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे, एक क्लास में हमारा सौरमंडल खत्म हो जाएगा। तो यही चीज है कि हम ज्योग्राफी को बाद में इसलिए शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे।